नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी लोकेंद्र पाराशर जी। लोकेंद्र जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार। लोकेंद्र जी, इन दिनों ट्विटर को लेके काफ़ी जंग छिड़ी हुई है। वैसे तो ट्वीट एक ऐसा माध्यम है संदेश का कि तत्काल जो व्यक्ति उसको ऑपरेट करता है उस तक सूचना पहुंच जाती है, लेकिन आपके ट्वीट जो है वो स्वीट कम हिट लिए ज़्यादा होते हैं, बहुत ही अप्रत्यक्ष होते हैं। ये कटाक्ष आखिर किन पर होते हैं? नहीं, इसमें कटाक्ष का विषय कुछ नहीं है, ये व्यवस्था का विषय है। जस की तस धर दीनी चदरिया, वो स्थिति है। जैसा समाज में हो रहा है वो ठीक है या नहीं है, इतनी सी बात मुझे लगता है। और ट्विटर इस समय सबसे सशक्त माध्यम है और सोशल मीडिया के दौर में जो मारे सो मीर है, जो पहले बोलेगा बात उसकी सुनी जाएगी। और तार्किक बात रखना, तर्कसंगत ढंग से समाज को पहुंचाना, यही है। इसमें हीट है या स्वीट है, ये विचार किए बिना ही करना चाहिए। जी। जैसा है वैसा रख देना चाहिए। सामान्यतः जो राजनीति में लोग होते हैं, निश्चित रूप से राजनीति में लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से आते हैं। कोई चिकित्सा से आता है, कोई किसी क्षेत्र से आता है। इसके पहले एक लंबी परंपरा के संवाहक रहे हैं आप पत्रकारिता के, तो वो पुट छूटता नहीं है और उससे कहीं ना कहीं राजनीति या राजनेता के तौर पर वो आपका जो पक्ष है वो उस पर ज़्यादा हावी दिखाई देता है। आपको नहीं लगता कि सामान्यतः लोग राजनीति में आने का माध्यम मानते हैं, लेकिन आप राजनीति को भी आवाज़ उठाने का माध्यम मान रहे हैं? देखो, विविधता यही तो समाज की विशेषता है। और आपका जो मूल स्वरूप है उसमें बहुत अधिक परिवर्तन करना, वो भी आपके मूल को समाप्त कर देता है। इसलिए अपने मूल के साथ नई व्यवस्था में काम करना, लेकिन जिस विचार के लिए, जिस परिवार के लिए काम कर रहे हैं उसके विचार को अंगीकृत करते हुए, लेकिन स्पष्टता तो अपने जीवन में रहनी चाहिए। जैसे आप देखिए कि एक अधिकारी किसी राजनीतिक दल के लोगों को चर्चा में कहता है, अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करता है, तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र में यह वर्जित नहीं है कि अगर दूसरे दल के किसी नेता या कार्यकर्ता के बारे में कोई अपमानजनक टिप्पणी होती है तो आप उसकी आलोचना नहीं करें। इतना बड़ा हृदय रखना चाहिए। ये कल को ये बात हमारे साथ भी हो सकती है। समाज में इतना भाव तो रहना चाहिए कि सबका सम्मान बरकरार रहे। विरोध हो, विरोध पक्ष भी होना चाहिए, लेकिन विरोध के तरीके क्या हैं, मर्यादाएं क्या हैं, उसकी मर्यादाओं को उल्लंघन न अधिकारी को करना चाहिए न नेताओं को करना चाहिए। जी, जिस प्रकार से अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर लगातार कुछ लोग कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, कुछ ऐसे विवादित मुद्दे उठा देते हैं, ऐसे विषय को विवादित कर देते हैं जिनसे हजारों लोगों की आस्थाएं जुड़ी होती हैं। आपने बहुत मुखर विरोध किया इन सब चीज़ों का। अभी हाल में ही माँ काली को लेकर एक फिल्म मेकर हैं, कनाडा मूल, भारतीय मूल की हैं, कनाडा में रहती हैं, लीना मणि मेकलाई, उनको लेकर बहुत आक्रोश है। आपने भी अपनी बात उस पर रखी है। निश्चित रूप से इस समय चर्चा का विषय है, तो एक समग्रता में जानना चाहता हूं कि ये जो इस प्रकार की अभिव्यक्ति है उसका आप विरोध करते हैं, तो एक आवाज़ ये भी आती है कि आप दबाना चाहते हैं आवाज़। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वच्छंदता, इसमें समाज को भेद करना पड़ेगा। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि हमारी स्वच्छंदता ही स्वतंत्रता है, लेकिन वे भी बड़े सिलेक्टिव हैं। वे कुछ विषयों पर बोलते हैं, कुछ विषयों पर नहीं बोलते हैं। उदयपुर में हत्याकांड होता है, उस पर गैंग नहीं बोलती, मैं गैंग शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मेरे स्वभाव के विपरीत है। लेकिन एक गैंग ऐसी है जो किसान आंदोलन होता है तो उसमें वही चेहरे दिखाई देते हैं जो किसान नहीं है। युवाओं का आंदोलन होता है तो उसमें वो दिखाई देते हैं। अग्निवीरों का योजना का कोई विरोध होता है तो रेलों में आग लगाने में, पटरियां उखाड़ने में, उनको उकसाने में वही लोग दिखाई देते हैं। सीए के विरोध में आंदोलन होता है तो वही लोग दिखाई देते हैं। इसका मतलब एक पूरा गैंग काम करता है इस दुनिया में, जो बढ़ती भारत की साख के विरोध में काम करता है। दुर्भाग्य से इस देश की रोटी खाने वाले कुछ लोग भी उसमें शामिल हैं। क्या एक फैशन डिजाइनर या कोई मॉडल
किसान आंदोलन पर विरोध जताती है, विदेश में रहने वाली। क्या लेना देना उसको, जिसको ये नहीं मालूम कि गेहूं कैसे बोया जाता है, वो बता रही है कि किसान आंदोलन कैसे चल रहा है हिंदुस्तान में। तो इस प्रकार के जो लोग हैं, जो टॉलरेंस की बात करते हैं ना, सहिष्णुता की बात करते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इस भारत में जब तक हिंदू सहिष्णु है ना, तब तक ही भारत सहिष्णु है। इस बात को समझ लेना चाहिए। अगर हम शालीन तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करते हैं तो ये हमारा अधिकार है। हम इस बात का कतई समर्थन नहीं करते कि इसकी गर्दन काट लाओ, उसकी गर्दन काट लाओ, और ऐसा कहने के बाद काट ही देते हैं। ये सीरिया नहीं है भैया, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान भी नहीं है, ये हिंदुस्तान है। इसको हिंदुस्तान बना रहने दो, और इसकी जिम्मेदारी हिंदू ठीक से निभा रहा है। जी, जैसा कि आपने कहा ना कि एक सेलेक्टिव अप्रोच है, मतलब एक ही विषय पर दो तरीके की राय हैं, तो क्या आपको लगता है कि इस सेलेक्टिव प्रोपेगेंडा की पोषक रही है कांग्रेस? निश्चित तौर पर कांग्रेस के लोगों की जुबान पर क्या होता है? सेना पर पत्थर फेंका जाता है, भटके हुए नौजवान है, बेरोजगार है। अगर कोई सैनिक किसी आतंकवादी को जीप के आगे बांध देता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है, विश्वव्यापी हंगामा, और उसका विरोध सबसे पहले कांग्रेस करती है आके। वे लोग जो बलात्कार के आरोपियों को कहते हैं कि बच्चों से भूल हो जाती है, वे लोग जो ओसामा को जी कहते हैं, लादेन को साहब कहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं आप उनसे? वे लोग उदयपुर की घटना पर नहीं बोलते, वे पालघर की घटना पर नहीं बोलते, पालघर में साधुओं को कितने नृशंस तरीके से मारा गया उस पर वो नहीं बोलते। वे लोग उस पर बोलते हैं कि कमरे के भीतर कुछ बच्चे हनुमान चालीसा कर रहे हैं और उस पर कोई आपत्ति होती है तो उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वे लोग सार्वजनिक स्थानों पर जो ऑन पूजा पद्धतियों का अनुसरण होता है उस पर नहीं बोलते। तो सिलेक्टिव अप्रोच है ना। जिस प्रकार से पत्रकारिता को कहा जाता है कि पत्रकारिता जो है वो निष्पक्ष होती है, और देश का नागरिक भी जो है वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़े लंबे अरसे तक आपने प्रदेश की पत्रकारिता के शीर्ष स्तर पर काम किया है, तो निष्पक्ष पत्रकार फिर एक पार्टी की तरफ कैसे मूव हो गया? नहीं, मैं थोड़ा इसमें आपसे असहमति जता रहा हूं। दुनिया में निष्पक्षता कुछ नहीं होती, पत्रकारिता में भी कोई निष्पक्षता नहीं होती। हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई पक्ष है, हर व्यक्ति का अपना कोई ना कोई विचार है। आप पूरे मतलब पूरे समग्र जो है मेरी सुनिए ना नवीन जी, ये अगर निष्पक्षता है कि मेरे देश पर आपत्ति आई और मैं अपने देश की खिल्ली उड़ाता हूं, तो ऐसी निष्पक्ष पत्रकारिता मुझे नहीं चाहिए। देखो, पत्रकारिता के दो स्वरूप हैं। ट्विन टावर पर हमला होता है अमेरिका में, विमान हिट करते हैं, उस दृश्य को पूरी दुनिया देखती है, और दूसरा दृश्य देखते हैं ग्राउंड जीरो पर लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इस बीच में लाशें सड़ रही हैं, मलबा नहीं फेंक रहा है, महापौर पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं। ये दृश्य दुनिया में किसी ने नहीं देखा। ये पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं है क्या? जो देश के साथ खड़े हैं लोग, उसे आप निष्पक्ष कहें, सापेक्ष कहें, जो भी कहना चाहें कहें, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मेरे देश के साथ मैं खड़ा हूं, ये मेरा पक्ष है। मेरा समाज बचे, इसके लिए मुझे कुछ खबरें दबाना भी पड़ेंगी तो मैं दबाऊंगा, ये मेरा पक्ष है। ऐसी निष्पक्षता क्या है? मैं उस पत्रकारिता, मैं ऐसे पश्चिम की सराहना नहीं कर रहा हूं, मैं उस पत्रकारिता का भी समर्थक नहीं हूं कि कोई लेडी बैठी हुई है ब्रिटेन में अपने प्रेमी के साथ और उसके फोटो खींचने के लिए कुछ कैमरे उसके पीछे लग जाते हैं और गाड़ी भगाते हैं, उनका एक्सीडेंट होकर मर जाते हैं। मैं उस विकृत पत्रकारिता का भी समर्थक नहीं हूं, लेकिन अमेरिका की पत्रकारिता ने जो रोल अदा किया, एक मेरे यहां की पत्रकारिता है कि ताज होटल पर हमला हो रहा है तो कुछ लोग दिखा रहे हैं कि हेमंत करके खड़ा हुआ है और उस वीर की शहादत हो जाती है। इसे आप निष्पक्ष पत्रकारिता कहते हैं क्या? ये किसके पक्ष में हो रही थी? तो ऐसी पत्रकारिता को मैं निष्पक्ष नहीं मानता। अभी तो बहुत आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर के पूरी जो है मीडिया आपकी गोद में बैठी है, और अब तो वो गोदी मीडिया एक शब्द भी उसने जन्म ले लिया है। नहीं, मुझे लगता है कि मीडिया का सम्मान, अगर इस लोकतंत्र को बचाना है इस देश में, तो इन जुमलों से मीडिया को बचाना चाहिए। जो लोग भी इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, मेरे उनसे प्रार्थना ऐसा न करें। देखिए, मीडिया को मीडिया रहने दें, पत्रकारिता को पत्रकारिता रहने दें। मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी हैं, उनको देखो, दुनिया में ये हमेशा से इतिहास गवाह है कि राजनीति ने कभी भी मीडिया को पसंद नहीं किया है।
जो ताकतवर लोग हो जाते हैं राजनीति में, वो मीडिया को दबाने की कोशिश करते ही हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि भारत में ऐसी स्थितियां नहीं है, यहां कोई चर्च की तो सत्ता नहीं। आज फिर आप ये मानते हैं कि जो आज सरकार के समर्थन में जो बात करते हैं, जो पत्रकार या जो लोग, तो वो एक फेवर ना होकर उनका अपना जो है सोच है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का समर्थन और विरोध दोनों ही विषय पत्रकारिता के विषय नहीं है। अच्छा हो रहा है तो अच्छा भी छपेगा, खराब हो रहा है तो खराब भी छपेगा, छपना ही चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, अगर मान लो मोदी जी की सरकार भारत के स्वाभिमान, सम्मान, गरीब कल्याण के लिए काम कर रही है और वो अच्छी खबरें यदि किसी अखबार में, किसी चैनल में आती हैं, तो क्या माना जाएगा उसे आप गोदी मीडिया जैसे शब्दों से संबोधित करेंगे क्या? ये देश का सवाल है, देश के समाज का सवाल है, देश के उत्थान का सवाल है। भारतीय जनता पार्टी भारत नहीं है। लोग भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के चक्कर में भारत का ही विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर सोचना पड़ेगा, दोनों चीजों को अलग देखना चाहिए। मध्य प्रदेश में भी बहुत ज्यादा कमलनाथ जी मीडिया से राबता रखते नहीं हैं। बहुत समय वो कहते भी हैं कि देखिए, हम विजन की बात करने वाले लोग हैं, हम टेलीविजन की बात करने वाले लोग नहीं। बहुत बार सुना होगा आपने। नहीं, कमलनाथ जी तो बहुत सम्मान है उनके प्रति, उनकी आयु है और उस आयु के कारण कुछ समस्या उनको पैदा हो रही है आजकल। अब वो अभी कह रहे हैं कि मुझे पंचायत चुनाव में एक आप हुए, एक नरोत्तम मिश्रा जी हुए, 2-3-4 लोग कमलनाथ जी को बिल्कुल ऐसे मतलब बुजुर्ग, बार बार आयु, बुजुर्ग, ये बहुत बहुत एम्फेसाइज करके बोलते हैं। जबकि वो हमारे यहाँ तो आश्रम की व्यवस्था है ना, हमारे यहाँ आश्रम की व्यवस्था है, बाल आश्रम, फला आश्रम, वृद्धाश्रम, वानप्रस्थाश्रम। अब उसमें मुझे क्या कहना, ये तो व्यवस्था है। लेकिन इस उम्र में ऐसी समस्या आती ही है। कमलनाथ जी रोज कहते हैं 15 दिन और रुक जाओ, मैं ठीक कर दूंगा। नहीं, उन्होंने अभी कहा है, अभी तो 15 दिन तो छोड़िए, उन्होंने कहा कल के बाद परसों भी आता। और कल के बाद परसों उनका आ नहीं रहा, उनका कल ही नहीं आ रहा है। बेसिकली कल कभी आता नहीं है, व्यक्ति को आज में ही जीना चाहिए, कल कभी नहीं आता है। ये भी एक भ्रांति है बड़ी मनुष्य की कि कल भी आता है, कल आता ही नहीं है। जो करना है आज करे, सो अब पल में पलने होगी, भोर करेगा कब? तब पल में तो मतलब काल करे सो काल चलाए सो आज चलाए, और आज चलाए सो वो पल में सरकार गिरा देंगे। फिर चलाएगा। कमलनाथ जी की स्थिति ऐसी है, मैं उनका पूरा सम्मान करते हुए कह रहा हूं। वो कह रहे हैं पंचायत चुनाव मुझे इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बार उनका एक बयान आता है वीडियो के, अरे ये महापौर के चुनाव मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो देखो कमलनाथ जी, जब रेस्ट की उम्र आ जाती है ना, तो इंटरेस्ट खत्म हो ही जाता है। ये अच्छे लक्षण है। जिस प्रकार से आप कमलनाथ जी को अपने शब्द बाणों से घेरने की कोशिश करते हैं, लेकिन कमलनाथ जी अभी भी, मतलब आप लोग कहते थे प्रवासी हैं, चुनाव हारेंगे तो चले जाएंगे, सरकार गिरेगी तो चले जाएंगे, फिर वो उपचुनावों के बाद चले जाएंगे। लेकिन कमलनाथ जी हैं कि वो डटे हुए हैं और अभी भी वो ये कह रहे हैं कि 15 महीने बाद क्लियर हो जाएगा कि कमलनाथ जी क्या है। देखो, कमलनाथ जी उस परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं जो गांधी खानदान की परंपरा है। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी नहीं बन पाई तो राहुल जी। अब राहुल जी सोनिया जी के बीच में चलती रहती है बॉल इधर से उधर। उन्होंने कसम खा रखी है सबने कि कांग्रेस को समाप्त कर देंगे। गांधी जी का सपना साकार कर रहे हैं। वो गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस का काम अब पूरा हो गया आज़ादी के बाद, इसको समाप्त करना चाहिए, नहीं तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग ये करेंगे देश में सत्ता पे आने के लिए। तो ये काम, उस गांधी की इच्छा को ये गांधी पूरा कर रहे हैं। उसी परंपरा को कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में निभा रहे हैं। इस जमीन से आसमां तक मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। कमलनाथ जी कर क्या रहे हैं? कांग्रेस में कौन बचने दिया उन्होंने? 5-6-7 साल में उन्होंने दूसरी और तीसरी पीढ़ी सारी कुंठित कर दी, सारी समाप्त कर दी। कांग्रेस में नेतृत्व ही नहीं है। उनकी इच्छा पूरी हो रही है। कमलनाथ जी जब सेवानिवृत्ति लेंगे, संन्यास लेंगे, तब तक कांग्रेस पूरी संन्यास ले चुकी होगी। भारतीय जनता पार्टी ने पीढ़ी परिवर्तन का एक बड़ा काम कर लिया है, लेकिन आपकी ये पीढ़ी परिवर्तन कहीं आपकी सीढ़ी को कमजोर न कर दे? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अनुभव और ऊर्जा दोनों पर काम हो रहा है एक साथ। अमित शाह जी कहते थे, जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो हमेशा हम लोगों से कहते थे कि पंचायत से पार्लियामेंट तक 50 वर्षों तक शासन करना है हमें। इसलिए आने वाले समय में कौन नेतृत्व करेगा उसकी चिंता अभी से होनी चाहिए। उसी का तो परिणाम है कि वंश की जरूरत नहीं है, हमको बुद्धि की जरूरत है। जो बुद्धिमान लोग हैं, जो ऊर्जावान लोग हैं, चाहे अमित शाह जी आज गृह मंत्री हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, नड्डा जी किसी वंश से आते हैं क्या? नरेंद्र मोदी जी किसी वंश से आते हैं क्या? वंश की नहीं, बुद्धि की, ऊर्जा की,
राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है और मुझे लगता है कि युवाओं को आगे लाने से एक नया नेतृत्व तो भर कर आएगा। तो आज जो पीढ़ी काम कर रही है, कल को पीढ़ी निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगी, तो ये लोग अपना कमान संभालेंगे। तो ये 50 साल तक ऐसे थोड़ी शासन करना है, देश को शिखर पर ले जाकर, ये भारतीय जनता पार्टी का व्रत है। तो अभी मतलब 30-35 साल बाकी है। अरे अभी तो 50 साल तो अभी शुरू किया है, 50 साल और रहना है आगे। मतलब पिक्चर अभी बाकी की जगह पिक्चर तो अभी शुरू हुई है, इसका मतलब। हाँ, पिक्चर तो अभी शुरू हुई है भाई। अगर पिक्चर शुरू जब हुई थी 1947 में, तब से ही गरीबों को आवास की चिंता, उनको रसोई की चिंता, उनको अन्न की चिंता, सड़कों की चिंता, ये सब हो जाती तो आज हम साइंस टेक्नोलॉजी उपग्रह पर बड़ा काम कर रहे होते। हमें तो चिंता वहां से करना पड़ी है कि ये 4-5-6 पीढ़ी से झोंपड़ी में रह रहा है, उसको घर देना है भाई। जिसको 2 जून की रोटी नहीं, उसको कैसे भी राशन पहुंचाना है भाई, दवाई पहुंचाना है भाई, आयुष्मान योजना लाना है, गरीब इलाज नहीं करा पा रहे। ये सारे काम 60-65 साल तक नहीं हुए, क्योंकि कुछ खानदानों का भरण पोषण करने में ही कांग्रेस की सरकारें लगी रही। आप पे एक आरोप और है, भारतीय जनता पार्टी का जो मीडिया विभाग है वो मेकअप ही नहीं करता, वो तो मेक ओवर कर देता है, मतलब शकल सूरत ही बदल देता है। नहीं, जो आरोप है कि प्रशंसा है, मतलब क्या है? आरोप है ये आपको? नहीं, ये आरोप है तो मुझे सिरोधार्य। मेरी पार्टी का पक्ष बोले होता ही नहीं है, जब हकीकत में वैसा कर देते थे कांग्रेस कहती है। नहीं, अब कांग्रेस का क्या करेगी? कांग्रेस तो देखो आरोप लगाना, चिट्ठी लिखना, व्यंग करना, क्योंकि काम ही नहीं छोड़ा समाज ने उनके लिए कुछ। समाज ने उनको बाहर कर दिया, काला मुंह कर दिया मध्य प्रदेश। तो अब यही काम करते हैं दिन भर, हमारे घर में देखते रहते हैं क्या हो रहा है, खुद का तो देख लो। हम लोग अध्ययन करते हैं, तर्कशीलता के साथ बात रखते हैं, और हमारे साथ सत्य है, सत्व है, दोनों है, प्रामाणिकता है। इसलिए कांग्रेस को बिलबिलाहट होती है, इस प्रकार की चर्चा करते हैं। नड्डा जी जब आए मध्य प्रदेश के पटल पर, उन्होंने कुछ बड़े डिसीजन ले लिए, एक व्यक्ति एक पद, परिवारवाद को बढ़ावा नहीं, एक आयु की भी बात। उसका नतीजा ये हुआ कि मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय के चुनावों के बहुत कम समय पहले उनकी ये बात चर्चा में आई, उन्होंने ये तथ्य रखे और उसको तत्काल आपको फॉलो भी करना पड़ा। तो बहुत सारे ऐसे चेहरे देखने को मिले जिनका अपना कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, सामान्य कार्यकर्ता हैं। भोपाल की महापौर की प्रत्याशी की बात कर लूं तो एकदम नए लोगों को सेलेक्ट करना, नए लोगों को मौका देना, और पार्टी ने जो 3 लाइन खींच दी तो उन लाइनों को बिल्कुल फॉलो करते हुए आगे बढ़ना, इससे कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है कि छोटा मोटा डैमेज हो जाए। परवाह नहीं है क्या उसकी? नहीं, परवाह है ना। आगे जाके पार्टी कैसे चलेगी, नेतृत्व कहाँ से आएगा। ये कोई मठाधीश व्यवस्था तो है नहीं भारतीय जनता पार्टी में कि जो जिस मठ में बैठ गया उसमें बैठा रहेगा। भाई नए नए लोगों को निकाल के लाना पड़ेगा ना। जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा सरकार, यही तो सच्चा लोकतंत्र है। तो पार्टी में भी यही फार्मूला है कि भाजपा में सभी लोगों को अवसर ढूंढ ढूंढ कर देना, ऐसे समाज जो वंचित है। आज मुर्मू जी राष्ट्रपति बन रही हैं साहब, मतलब बड़े बेशर्मी के साथ जो लोग कहते थे कि हम जनजाति समाज, आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं कांग्रेस के लोग, वो आज बाहर से आए हुए व्यक्ति को राष्ट्रपति का प्रत्याशी बना रही हैं। एक जनजाति समाज की महिला, उसके विरोध में इनकी कलई खुल रही है। इसलिए हम तो हर मोर्चे पर, चाहे पार्टी का मोर्चा हो, चुनाव का मोर्चा हो, कहीं पदांकन का मोर्चा हो, सब जगह सभी समाजों के विभिन्न लोक प्रतिभाओं को लाकर खड़े करना, समाज के साथ प्रस्तुत करना, उनके अनुभव का देश को लाभ देना, ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। और अगर मैं राज्यसभा के नजरिए से बात करूं, वहां भी आपने सुमेर सिंह सोलंकी, सुमित्रा वाल्मीकि जी, एक आदिवासी वर्ग से, दलित वर्ग से, पिछड़े वर्ग से, और उसके बाद आपने ये कहा भी कि भाई हम जो कहते हैं हम वो करते हैं, महिलाएं। तो जो आप दलित और आदिवासियों के उत्थान की बात कर रहे थे, उसको दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय भी ले लिया। कांग्रेस कह रही है कि भाई ये तो वोट बैंक बटोरने का वायदे थे। नहीं, जो जैसा करता है ना वैसे ही दिखता है। सावन के अंधे हैं रे कांग्रेसी, उनको हरा हरा दिखता है सब। सुमेर सिंह सोलंकी प्रोफेसर है, शिक्षाविद है, उस समाज से, वनवासी समाज से निकला हुआ व्यक्ति, उसको अवसर नहीं। राज्यसभा उच्च सदन है साहब, उसमें ऐसे लोगों को नहीं भेजना चाहिए क्या? आप सुमित्रा वाल्मीकि जी बात करो। अगर सामाजिक दृष्टि से सोचो तो इस देश में 60-65 साल तक क्या कष्ट भोगा है समाज ने, वाल्मीकि समाज ने। कोई सोच सकता है आज की सभ्य समाज में कि कोई महिला ढोकर कोई महिला जाती हो सिर पे, लेकिन हम दर्द केवल भाषणों में कहते रहे, उसका उपचार नहीं किया।
ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है, देश का सर्वोच्च नेतृत्व प्रधानमंत्री। वो प्रयागराज जाते हैं तो बैठक होती है, साहब स्वच्छता कैसे हुई, तो बड़े बड़े अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हैं, उन्हें नहीं, उनको बुलाओ जिन्होंने सफाई की। उन माताओं को, उन भाइयों को बिठाल के वो पांव पखारते हैं, साहब इस देश में ये बदलाव आया है। ये संवेदनाओं का चरम है, और इसको वोट बैंक से जो लोग देखते हैं उनकी विकृत मानसिकता पर मुझे तरस आता है। जिस प्रकार से आप ये भी कहते हैं कि बताइए, हमसे बहुत हिसाब किताब मांगते हैं, हमें तो काम वहाँ करना पड़ा कि हमें शौचालय की भी बात करनी पड़ी, हमें स्वच्छता की भी बात करनी पड़ी, हमें घर मकानों की भी बात करनी पड़ी, तो क्यों ना हम कहें कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। तो आपको लगता है कि इन बेसिक चीज़ों की वजह से आप कांग्रेस का आकलन करते हैं? नहीं, इन बेसिक चीज़ों से हम समाज का आकलन कर रहे हैं। आज समाज के लिए क्या करना है, देखो हर चीज़ राजनीति नहीं है। अगर स्वच्छता अभियान चलाना तो उसमें क्या राजनीति है साहब। जिस दिन मेरे प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा कि हमें गांधी जी का सपना पूरा करना है, वे स्वच्छ भारत देखना चाहते थे, और गांधी जी के चश्मे का लोगो जब देश के सामने आया तो कांग्रेसियों ने मजाक उड़ाई कि देश का प्रधानमंत्री झाड़ू लगाएगा। अरे भैया, आप नहीं समझ सकते इन बातों को, क्योंकि सफाई आपके दिमाग में भी नहीं है। मोदी जी के आह्वान पर केवल स्वच्छता सड़कों की, गलियों की, मोहल्लों की नहीं, ऑफिस की नहीं हुई, दिमाग की भी हुई है। वे सारे लोग जो एक समाज विशेष को दूर से भी छूना पसंद नहीं करते थे, वो सहज तरीके से बिना डंडा चलाए समरसता का ऐसा प्रकटीकरण देश में हुआ कि बड़े बड़े लोग गले में हाथ डाल के सफाई कर्मचारी के और फोटो खिंचा के इतरा रहे थे। ये परिवर्तन आया इस देश में। ये समरसता की तरफ इतना बड़ा काम हुआ है जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता, और इस देश को समरसता की जरूरत है। मध्य प्रदेश जो है अपने सामाजिक सौहार्द, समरसता और लोकतांत्रिक जागृति के लिए जाना जाता है। इस बार नगरीय निकाय के जो चुनाव हुए उसमें जो मतदान का प्रतिशत है वो थोड़ा हैरान करने वाला है। तो इसको लेकर आपने भी सवाल उठाए हैं, चिंता जाहिर की है, क्या कारण मानते हैं इसका? देखो, 2-3 इसके कारण ध्यान में आते हैं। एक तो मौसम की विपरीत स्थिति, लगभग 1.5 से 2 घंटे कई जगह बारिश हुई, बहुत मूसलाधार। इस कारण से बहुत सारा मतदाता नहीं निकल पाया। लेकिन एक बड़ा कारण राज्य निर्वाचन आयोग के स्तर पर कहीं ना कहीं कसावट में कमी रही, और स्वीकार भी किया है चुनाव आयुक्त ने कि पर्चियां नहीं पहुंची लोगों पर। अब राजनीतिक दल पर्चियां नहीं बांटते हैं, नए निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग को ही पर्चियां बांटना होती हैं। पर्चियां लोगों पर नहीं पहुंची, लोगों को ये पता नहीं लगा कि उनका वोट है या नहीं है। जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचे तो किसी को तो ये पता लगा कि आपका वोट ही नहीं है, नाम ही नहीं है मतदाता सूची में। किसी को ये पता लगा कि ये मतदान केंद्र आपका नहीं है। जो मतदान केंद्र पिछले 5-10 चुनावों से लगातार था वो नहीं है। कहीं कहीं ऐसा भी हुआ कि पत्नी का मतदान केंद्र तो है, पति का और बच्चों का 10 किलोमीटर दूर है, 5 किलोमीटर दूर है। ऐसी परिस्थितियां भी बनी तो लोग लौट गए अपने अपने घरों को। तो इन कारणों से, और चुनाव आयोग ने भी ये स्वीकार किया है कि ये गड़बड़ियां तो हुई हैं, जो भी गफलत हुई है। और मुझे लगता है कि इसको गंभीरता से लेना चाहिए चुनाव आयुक्त को और पूरी टीम को, जिला निर्वाचन अधिकारियों को, कि आने वाले दिनों में ऐसी कोई गलतियां नहीं हो, क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती के लिए साफ सुथरे चुनाव, न्यायपूर्ण तरीके से चुनाव बहुत आवश्यक हैं। सबकी भागीदारी तय हो सिलेक्शन में, ये बहुत जरूरी है। अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, अप्रत्यक्ष रूप से आपके ऊपर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ये आरोप लगता है, लेकिन आपकी कार्यप्रणाली कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस प्रकार की रहती है कि आप हिंदुत्व के एजेंडे को बढ़ा रहे हैं। अभी देखिए, महाराष्ट्र में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता हैं, बोले 40A का विरोध किया था तो 40 चले गए, 40 दिन में चले गए। इस प्रकार की उनकी बातें सामने आती रहती हैं, आपके भी ट्वीट आते रहते हैं। तो ये जो हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, पूजा, इन सब को आप मुद्दे क्यों बनाते? नहीं, मुझे लगता है इस पे किसी को बिलबिलाने की क्या जरूरत है। अच्छा, महाराष्ट्र सरकार हमने गिरा दी? अरे महाराष्ट्र सरकार उन शिव सैनिकों ने गिरा दी जिन शिव सैनिकों को लग रहा था कि हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे के बेटे ने जिन लोगों से गठबंधन किया है वे वैचारिक रूप से हमारे नहीं हैं। अगर मालेगांव में साधुओं को मार दिया जाएगा और एक मुख्यमंत्री किम के बन के बैठा रहेगा इसलिए कि मेरी सत्ता न चली जाए, मैं ऐसी ताकतों के समर्थन से सरकार में हूं जो ताकतें ऐसी चीजों को बहुत छोटी मोटी घटनाएं मानती हैं, तो क्या किसी का जमीर नहीं जागेगा?
आपने क्या किसी का खून नहीं खोलेगा? आश्चर्यजनक रूप से शिंदे को मुख्यमंत्री बना दिया ताकि आपके ऊपर ये आरोप नहीं लगेंगे आप सत्ता के भूखे हो। नहीं तो हम सत्ता के लिए थोड़ी आए हैं, हम तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। इस देश में जो चलता रहा है वो नहीं चलेगा। इस देश में कश्मीर में घुसपैठ होती रहे और हम भटके हुए बच्चे बताते रहे, ये नहीं चलेगा इस देश में। पूर्वांचल में वोट मिल जाए इसलिए आग लगाते रहे, ये देश में नहीं चलेगा। आज पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी सरकारें बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि हम समरसता ला रहे हैं। छोटे छोटे इशू हैं जो आपस में समाजों के, उनको निपटा रहे हैं, इसलिए ला रहे हैं। अब आप देखिए, इस देश में ऐसी परंपराएं थी कि अजमेर शरीफ पे लोग जा रहे हैं, चादरें चढ़ा रहे हैं, उस पर तो किसी ने आपत्ति नहीं की। और अजमेर शरीफ के चिश्ती क्या कर रहे हैं, सबके सामने आ रही चीजें। लेकिन हम हनुमान चालीसा करें या राम मंदिर का शिला पूजन करें तो उसमें आपत्ति है, चादर चढ़ाने में आपत्ति नहीं है। समानता से देखो ना भैया, हमने चादर चढ़ाने पर कभी आपत्ति की क्या? तो आप चोला चढ़ाने पर आपत्ति क्यों करते हो? दोनों काम होने दो एक साथ, ये भेदभाव तो नहीं चलेगा। तो वैसे तो चलेगा और नहीं चलेगा ये बड़ा सवाल है, लेकिन इस चर्चा के दौरान मैं ये कह सकता हूं कि दुनिया में चलेगा का बाजार गर्म है, लेकिन जो नहीं चलना चाहिए वो नहीं चलेगा, इसमें क्या शर्म है। ये भारतीय जनता पार्टी का मूल है और अपने इन मूल विचारों को अपनी कार्यशैली से, अपने विचारों से, अपने वक्तव्यों से, अपने संदेशों से मध्य प्रदेश की जनता के बीच में, मध्य प्रदेश की मीडिया के बीच में, मीडिया के लोगों के बीच में, खासे लोकप्रिय लोकेंद्र जी से मैंने जिस प्रकार की वार्ता की, निश्चित रूप से उससे भारतीय जनता पार्टी के विचार को, भारतीय जनता पार्टी के मानस को और एक मीडिया के व्यक्ति की सोच को बहुत अच्छे से सोचा और समझा जा सकता है। आपने तमाम सारे पहलुओं पर अपनी चिरपरिचित शैली में जवाब दिए। आपका बहुत धन्यवाद। बहुत आभार। नमस्कार।